डच डिसीज एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जो एक्सप्लेन करता है कि जब किसी कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा पैसा मिलता है, मतलब उसका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ऑयल, गैस या मिनरल्स एक्सपोर्ट, ये सब बढ़ जाते हैं, तो उसका असर जो है वो बाकी इकोनॉमिक सेक्टर्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसको हम डच डिसीज बोलते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का बूम होना, उसके बाद करेंसी जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग होना, उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वीक हो जाते हैं। अब इसका ओरिजिन कहाँ से ये देखते हैं। तो 1960s में नीदरलैंड को नॉर्थ सी से नेचुरल गैस मिला। गैस एक्सपोर्ट करके डच इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी आई और उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। डच ग्लीडर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। इस वजह से उनके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिक्लाइन आया। इकोनॉमिस्ट ने इस फेनोमेनन को बोला डच डिजीज। इसका अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो नीदरलैंड का नेचुरल गैस, उसका एक्सपोर्ट होते ही उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो वीक हो गया। डच डिसीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि करेंसी एप्रिसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन, जॉब लॉसेस इन नॉन रिसोर्स सेक्टर, इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस ऑन रिसोर्स सेक्टर और रीजनल इनइक्वालिटीज़। अब इसके सिम्टम्स तो हमने देख लिए, अब हम ये देखते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं या उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सोवेरियन वेल्थ फंड बनाया जाए, जैसे कि नॉर्वे का ऑयल फंड बनाया गया है। दूसरा ये है कि करेंसी को ज़्यादा एप्रिसिएट ना होने दे, उसको मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करें। तीसरा ये है कि रिसोर्स इनकम को डाइवर्सिफाई करो, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। चौथा ये कहता है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करना चाहिए सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से। पांचवा ये कहता है कि फिस्कल पॉलिसी से बाकी सेक्टर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।